नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात होगी कसौटी पर कार्यकर्ता। जी हाँ, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ की हड्डी होता है और पार्टी की जीत हार में उसकी अहम भूमिका होती है। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने खुद को साबित करने की चुनौती है, या यूँ कहें कि उन्हें कसौटी पर खरा उतरना होगा। दरअसल पहले चरण में हुए कम मतदान के बाद बीजेपी एक्टिव हो गई है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले अमित शाह भोपाल में कार्यकर्ताओं को मतदान कैसे बढ़ाना है इसके टिप्स देने आ रहे हैं। वहीं बात अगर कांग्रेस की करें तो वोटिंग परसेंटेज कम होने से टेंशन उसकी भी बढ़ी हुई है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या कार्यकर्ताओं को चार्ज करने का फ़ायदा दूसरे चरण में बीजेपी को मिलेगा, और क्या बीजेपी के कार्यकर्ता फिर पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे? आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। कल दूसरे चरण का मतदान। शाह के भोपाल आने के पीछे क्या प्लान? पहले चरण में हुए कम मतदान ने बीजेपी और कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। लिहाजा दूसरे चरण के मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए बीजेपी एक्टिव है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह मतदान के ठीक कुछ घंटे पहले भोपाल आ रहे हैं, जहां वो कैसे इस चरण को 6 सीटों पर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाना है, इसे लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे, या यूं कहें कि एक बार फिर कसौटी पर कार्यकर्ता होंगे उनके ऊपर ही दूसरे चरण में बेहतर प्रदर्शन का जिम्मा होगा। हालांकि बीजेपी नेता शाह के दौरे को अलग नजरिए से देख रहे हैं। देखिए, जब भी वरिष्ठ नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व आता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह, उमंग और जोश का संचार होता है। कल आपने देखा कि माननीय मोदी जी जब भोपाल में आए तो पूरा भोपाल भगवामय था, और अब माननीय अमित भाई शाह जी आ रहे हैं, जो राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं। निश्चित ही जब शीर्ष नेतृत्व आता है तो कार्यकर्ता उत्साह, उमंग और उमंग से लबरेज होता है। और जो मिशन है हमारा इस बार मिशन 29, उसको लेकर हम प्रदेश में आगे बढ़ रहे हैं। यूं तो नगरीय निकाय के चुनाव में भी कम वोटिंग देखने को मिली थी, और इस कम वोटिंग का असर कितना बड़ा था ये भी सबने देखा। लेकिन कल जिन 6 सीटों पर चुनाव होगा उस पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। मसलन बीजेपी की चिंता भी जायज है, लेकिन कम मतदान ने कांग्रेस की गणित को नहीं बिगाड़ा होगा ये भी नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस की भी कोशिश है कि मतदान प्रतिशत बढ़े ताकि उसका फायदा उन्हें मिले। लेकिन पहले चरण के मतदान पर कांग्रेस ने बीजेपी को उसके हर बूथ पर 370 वाले टारगेट पर घेरा था, और अब भी वो बीजेपी पर हमलावर है। 25 फरवरी को अमित शाह ने कार्यकर्ताओं की बैठक में और 11 फरवरी को मुरैना में बीडी शर्मा ने कार्यकर्ताओं की बैठक में ये कहा था कि हर पोलिंग बूथ पर 370 वोट बढ़ेंगे। कहाँ चले गए वोट? कितना वोट परसेंट गिरा है पहले चरण में मध्य प्रदेश में, उन्हें पता है। अब उनको लग रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता उदासीन है, वो वोट निकाल नहीं रहा है। बीजेपी का कार्यकर्ता कह रहा है जब 2-2 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो उन्हीं से वोट डलवा ले। जाहिर है कि बीजेपी ने हर बूथ पर 370 नए मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा था, लेकिन पहले चरण में जो वोटिंग हुई उससे ये लक्ष्य हासिल होता दिख नहीं रहा। लिहाजा अमित शाह के दौरे के पीछे की रणनीति को अब आसानी से समझा जा सकता है कि बीजेपी ने फिर से अपने बूथ कार्यकर्ताओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। इसके बाद चुनावी कसौटी पर खरा उतरने का दबाव कार्यकर्ताओं पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है शर्मा जी अनादि टीवी में आपका। तो पहले चरण का जो मतदान, तो क्या ये कार्यकर्ताओं को ये तो नहीं लग रहा, मान बैठे हैं कि अब की बार 400 पार है और बीजेपी को वोट देने के लिए लोग अपने आप ही निकल आएंगे, इसलिए उसकी उदासीनता है? या एक खबर ये भी आ रही कारण कि गर्मी और शादियों का सीजन, लेकिन ये तो पिछली बार भी हमने देखा था। या कोई ऐसा मुद्दा नहीं है भावनात्मक 2014 और 19 के मुकाबले 24 में, जिसके कारण वोटर की उदासीनता? देखिए, मोटे तौर पर ये जो आपने बताए हैं ये मुझे थोड़े थोड़े सारे कारण लगते हैं। कहीं ना कहीं मतदाता उत्साह के साथ अपने समर्थक पार्टी को वोट देने तब जाता है जब लगता है कि प्रतिष्ठा का प्रश्न हो और कांटे की लड़ाई हो,
तीखी लड़ाई है। जी। लेकिन जब लग जाता है उसको, या तो हम जीत ही रहे हैं तो फिर वो उदासीन होता है, या लग रहा है कि हम हार रहे हैं तो उदासीन होता है। उस परिस्थिति में वो उदासीन होता है। जिस तरीके से जो चुप्पी थी मतदाता की, वो चुप्पी आश्चर्यजनक रही। और लगभग इस मामले में मेरा अनुमान भी गलत निकला। मुझे भी लग रहा था कि मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा, जो इत्तेफाक से कम निकला। जी। तो ये वाकई बहुत आश्चर्यजनक बात थी। जो मुझे लग रहा है कि उसके 3-4 कारण हैं। एक तो भाजपा में भी अगर आप देखेंगे तो 2 प्रकार का थोड़ा सा चेंज आया है। जैसे मान लीजिए, जो पहले हाईटेक समय प्रचार ज्यादा है यहाँ, तो जो पहले कार्यकर्ता जो पन्ना प्रमुख जाता था, घर घर जाकर के दस्तक देता था, बैठता था, चाय पीता था, वो बंद हो गया। वो व्हाट्सएप ग्रुप बन गए हैं पन्ना प्रमुख के और मोहल्ले के, और उस व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज आ रहे हैं। हाईटेक हो गया। जी। दूसरा, जो सभाएं हो रही हैं, बैनर पोस्टर लग रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोई इवेंट कंपनियां जिस तरीके से कर रही हैं, तो मुझे लग रहा है कार्यकर्ता भाजपा से ये उम्मीद, भाजपा के समर्थक मतदाता को कहीं ना कहीं पर्सनल अप्रोच की ज्यादा अपेक्षा रहती है, तो इसकी ये कमी आई है। दूसरा, गर्मी जो आपने कहा है, जैसे सवेरे खूब अच्छी लाइनें लग गई, लेकिन दोपहर में वो लाइनें थोड़ी सी कम हुई। और एक दूसरा आश्चर्यजनक मुझे लगा, मध्य प्रदेश से अलग हट करके भी देखें, जैसे बंगाल में और तमिलनाडु में अच्छा परसेंटेज गया था, बिल्कुल। लेकिन बाकी यूपी, मध्य प्रदेश, जहां जहां और बिहार में भी बहुत वोटिंग परसेंट कम हुआ है। जी हाँ, निश्चित रूप से जहां जहां भाजपा को ज्यादा उम्मीद थी वहां वोटिंग कम हुआ है, तो ये थोड़ा सा आश्चर्यजनक है। तो मैं समझता हूँ इसको लेकर के दोनों पार्टियां चिंतित है। एक मुझे लग रहा है कम जो हुआ है वो किसी एक पार्टी का नहीं हुआ होगा, वो दोनों पार्टियों का कम हुआ है। तो मैं समझता हूँ उसी रणनीति के लिए कहीं ना कहीं कैसे उस परसेंटेज को बढ़ाया जाए। अगर आपने देखा होगा, पहले चरण के बाद यद्यपि मोदी जी भी बहुत सक्रिय हैं, लेकिन फिर भी उनकी स्पीड भी ज्यादा बढ़ी है, अमित शाह की भी स्पीड बढ़ी है, नड्डा जी की भी बढ़ी है, और केंद्रीय मंत्रियों की भी स्पीड बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ ये कोशिश दोनों पार्टियां आप कर रही है कि मतदान का प्रतिशत थोड़ा बढ़ना चाहिए। जी प्रभु जी, पहला त्रिदेव फार्मूला बीजेपी लाई और जिसकी बड़ी पूरे देश में चर्चा हुई, कहा गया कि ये फार्मूला बहुत अच्छा है और बीजेपी बाकी जगह भी इसको लागू करेगी। लेकिन उसकी पोल नगरीय निकाय चुनाव में हमने देखा था क्या हुआ। उसके बाद जो फरवरी में कहा कि एक पोलिंग पे 370 वोट हमको बढ़ाना है, रात्रि विश्राम भी हुए। राघोगढ़ के आवन गांव से इसकी शुरुआत बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने की थी। और लग रहा था कि पूरी पार्टी बड़ी गंभीर है। लेकिन ये जो पहले चरण के जो नतीजे, जो वोटिंग परसेंटेज है, वो क्या कुछ कहानी कह रहे हैं? और ये जो बीजेपी के लिए चिंता है, जो अमित शाह खुद आ रहे हैं, वो क्या दर्शा रही है? हाँ बिल्कुल मनोज जी, रमेश शर्मा जी ने जिस तरीके से उन्होंने भी कहा है, बीजेपी के लिए ही चिंता का कारण है, क्योंकि कांग्रेस तो भगवान भरोसे चुनाव लड़ती है। यदि हम देखें पिछले 20 साल में मध्य प्रदेश में 2003 से कांग्रेस को हटाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तब से लगातार यदि 15 महीने के कार्यकाल को छोड़ दें तो राज्य में बीजेपी की ही सरकार है। लेकिन बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ है। बिल्कुल, कांग्रेस का भी ग्रेजुअली वोट प्रतिशत लगातार बढ़ा है। वो 30% से 40% तक यदि पहुंची है, तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं ये है कि कांग्रेस का मतदाता कांग्रेस को वोट डालने जाता है। उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, उनके नेताओं को, वो करते भी नहीं हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह पूरे 5 साल चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की तरह बूथ मैनेजमेंट नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह पन्ना, आधे पन्ने के प्रभारी नहीं बनाते हैं, त्रिदेव फार्मूला नहीं लाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाते हैं। ये सब करने के बावजूद भी, ये ना करने के बावजूद भी कांग्रेस जो है कुछ सीटों पर जीत हासिल कर ही लेती है, और उसको जो वोट प्रतिशत उसका बराबर बढ़ता ही जा रहा है। तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की, टास्क बीजेपी ने लिया था वोट बढ़ाने का। बीजेपी के आला कमान ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाइए। कहाँ से बढ़ाइए? 2019 से बढ़ाइए। 2019 में जो वोट डले थे उससे 370 वोट बढ़ाइए। तो ये बिल्कुल बीजेपी का टास्क था। और जो एक जो बड़ा कारण ये समझ में आ रहा है, शादियाँ तो इतनी नहीं है कि पूरे गाँव में हर घर में शादी हो या सभी के सभी वोट बारात चले गए, ऐसी स्थिति तो होती नहीं है। गर्मी के बचाव के प्रबंध चुनाव आयोग करता है, वहां पर टेंट तंबू लगाए जाते हैं, पानी की व्यवस्था की जाती है, प्रचार किया जाता है। 14-19 के समय भी यही मौसम रहा। 19 में भी यही मौसम था। हर बार चुनाव गर्मी में होते हैं लगभग कई सालों से। तो ये जो पूरे ट्रेंड के बाद जो यदि जो कमी आई है, निश्चित तौर पर इसके लिए यदि कोई जिम्मेदार है तो बीजेपी का कार्यकर्ता ही जिम्मेदार दिखाई दे रहा है। बीजेपी संगठन जिम्मेदार दिखाई दे रहा है, जो उस तरीके से अपने लोगों को या उस तरीके से मतदाता को घर से नहीं निकाल पाया जैसा कि उसने अपेक्षा की थी उसके केंद्रीय नेतृत्व ने। तो निश्चित तौर पर एक तो आश्वस्ति का भाव, ये जो फील गुड फैक्टर जो 2004 में था, लगभग ये उसी तरीके का भाव मान ले। हाँ, शाइनिंग इंडिया, फील गुड कि भाई हम तो जीत ही रहे हैं। क्योंकि एक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये माहौल बना दिया है कि अब की बार 400 पार।
272 पर आपकी सरकार बनती है, लेकिन उन्होंने कहा हम तो 400 के पार जाने वाले हैं, हमारी तो सरकार बनी रही है, तीसरी बार क्या क्या कार्यक्रम होंगे सरकार बनने के बाद, अगले 100 दिन का रोड मैप आप दे रहे हैं। बिल्कुल। तो कार्यकर्ता को आपको लग रहा है क्यों गर्मी में मेहनत करे, क्यों बार बार उनके दरवाजे पे जी हुजूरी करने जाए? वोट तो आदमी अपने आप देने आता ही है। एक मैसेज उसने व्हाट्सएप का छोड़ ही दिया, जैसे व्हाट्सएप आप हम करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई सूचना भेज दी, देखी तो देखी, नहीं देखी तो नहीं देखी, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। तो लगभग उस तरीके की स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है और ये निश्चित तौर पर चिंता का कारण है। इसीलिए अमित शाह को यहाँ आना पड़ा है, क्योंकि उनका टारगेट जो है हिंदी बेल्ट पे ही है। उत्तर भारत से ही बीजेपी को उम्मीद ज़्यादा है, लीड यहाँ पर मिलती है। यदि यहाँ सीटें घट गई तो फिर दक्षिण भारत या पूर्व पश्चिम में उनको वो स्थिति नहीं होने वाली है जिसको लेकर वो 370 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर उनकी जिम्मेदारी है और यही काम अमित शाह को खटका, इसलिए वो खुद आ रहे हैं, खुद बैठक ले रहे हैं। आप याद कीजिए विधानसभा चुनाव के पहले भी अमित शाह ने कार्यकर्ता बैठक ली थी, नेताओं की बैठक ली थी और ग्वालियर में उन्होंने कहा था कि अब मैं संतुष्ट हूं। उसके बाद फिर वो चुनाव में नहीं आए, प्रचार भाषण देने आए लेकिन उस तरीके की बैठक लेने नहीं आए। अभी भी इस चुनाव के पहले रणनीति भाजपा की पूरी बन गई, लेकिन चुनाव प्रचार के बीच में अमित शाह को मध्य प्रदेश आकर यहाँ नेताओं की बैठक लेनी पड़ रही है। 3 चरण बचे हैं। बिल्कुल, यहाँ 3 चरण बचे हुए, यहाँ आकर बैठक लेनी पड़ रही है दूसरे चरण के ठीक पहले। तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी इसको लेकर चिंतित है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 की 29 यदि नहीं हुई, 28 से 27 भी हो गई तो बीजेपी के लिए नुकसान है। उनको 28 तो चाहिए ही चाहिए, यदि 29 की 29 हो जाती तो प्लस है 1 सीट उनकी। तो ये जो बीजेपी का जो लक्ष्य है उसको साधने में जो कमी प्रदेश नेतृत्व की दिखाई दे रही है, प्रदेश के संगठन की दिखाई दे रही है, उनके त्रिदीप फार्मूले की दिखाई दे रही है, जिसकी वाहवाही पूरे देश भर में बीजेपी मध्य प्रदेश ने लूटी है। तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय। और एक कारण और बता देता हूँ यहाँ जी पर। बिल्कुल। जब सुषमा स्वराज विदिशा से चुनाव लड़ रही थी, उनके सामने से कांग्रेस उम्मीदवार गायब हो गया था, बी फॉर्म जमा नहीं कर पाया था, तो क्या स्थिति हुई थी? 49% पोलिंग हुई थी वहां पर। पोलिंग सबसे कम हुई थी विदिशा में, क्योंकि लोगों को लगा ये तो सामने कैंडिडेट ही नहीं, एक तरफा है। यही स्थिति इस बार खजुराहो में। तो आप देखिए वीडी शर्मा उसको लेकर अपने क्षेत्र में चिंतित हैं। भरे चुनाव में उनके सामने कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन वो पूरे समय अपने क्षेत्र में डटे रहे, क्योंकि वो जो चुनाव एक बार देख चुके हैं सुषमा स्वराज वाले चुनाव को, तो उसको लेकर वहां पर डटे रहे पूरे चुनाव में। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए चिंता का कारण है। तो शर्मा जी, चिंता का तो कारण है, लेकिन ये चिंता केंद्रीय नेतृत्व तो समझ रहा है, लेकिन क्या प्रदेश का नेतृत्व नहीं समझ रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अगर भोपाल जैसी सेफ सीट, जहां सुशील चंद्र वर्मा जैसे ब्यूरोक्रेट 4-4 बार चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन उसके लिए भी प्रधानमंत्री रोड शो करने जाते हैं। होशंगाबाद जैसी सेफ सीट, जहाँ सरताज सिंह जैसे नेता अर्जुन सिंह को चुनाव आसानी से हरा देते हैं, विधानसभा बीजेपी को बम्पर जीत मिलती है, लेकिन इसके बाद भी पिपरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होती है। जेपी नड्डा का जिक्र हो, जो प्रभु जी ने कहा, वीडी शर्मा खुद अपने क्षेत्र में घूम रहे हैं। तो अपने क्षेत्र की चिंता है, केंद्रीय नेतृत्व को चिंता है, लेकिन क्या प्रदेश के नेतृत्व से कोई चूक हो रही है? क्या वो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि बाकी राज्यों में तो हुआ ऐसा कि वोटिंग कम हुई है, लेकिन हम देखें कंपेरिजन करें तो बिहार में लगभग उतनी वोटिंग पिछली बार भी हुई थी, उत्तर प्रदेश में थोड़ा शेयर कम हुआ, पश्चिम बंगाल में उतना ही वोट गिरा है। देखिए, मोटे तौर पे इस बार 2 चीजों का एक चीज दिख रहा है। इस बार के चुनाव में या तो इत्तेफाक से है या राजनीतिक दलों की कोशिश है, चुनाव के केंद्र में मोदी जी और उनकी नीतियां हैं। कुछ लोग हैं जो मोदी जी के समर्थन में पूरे ताकत से प्रचार कर रहे हैं और आकर के वोट करेंगे, और कुछ लोग हैं जो मोदी जी के विरुद्ध हो गए हैं और एंटी मोदी वोट करेंगे। तो कहीं ना कहीं चुनाव के केंद्र में इस समय मोदी हैं। तो वो जो मोदी जी की ज्यादा सभाएं हुई हैं, उन्होंने रोड शो अगर किया है, तो वो रोड शो का आशय केवल भोपाल नहीं था, या रोड शो का आशय केवल नर्मदा नगर नहीं था, उसका आशय आसपास की कई सीटों को वो संदेश देना है। तो क्योंकि इसके अलावा रोड शो में जो स्थानीय लोग तो जमा थे तो थे ही, आसपास के जैसे मान लीजिए भोपाल के रोड शो में सागर संसदीय क्षेत्र के भी लोग थे, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के भी लोग थे, वो प्रमुख कार्यकर्ता थे जिनको जाकर के कहीं ना कहीं चार्ज करना है। तो प्रदेश संगठन रणनीति बनाने में और प्रचार करने में और संदेश देने में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। और फिर जो प्रदेश संगठन ने जो माहौल बनाया जी, रोजाना 2, 4, 10, 20 आदमी कांग्रेस से तोड़ करके भाजपा में भर्ती करना, उससे जो माहौल बना और कहीं ना कहीं कांग्रेस में उसको लेकर के निचले स्तर के कार्यकर्ता में जो हल्की सी असहजता आई है, वो निश्चित रूप से उनकी एक रणनीति का सवाल है।
तो लेकिन वो जो मुकेश नायक को आपने सुना होगा, वो यही तो कह रहे हैं कि शायद बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी सोच लिया कि 2-2.5 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता आ गए, वही वोट डला लेंगे, पार्टी को जितवा देंगे बीजेपी को, इसलिए उसका जो मूल कार्यकर्ता वो हाथ पे हाथ धर के बैठ गया। देखिए, कार्यकर्ता हाथ पे हाथ धर के तो खैर नहीं बैठा है, लेकिन कहीं ना कहीं काम कम कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ गए हैं, उसको लेकर के थोड़ा निचले स्तर पर असहजता भी है। वो सोचना है ये कर लेंगे, वो सोचना है ये कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमने 2-3 अभी जो 6-7 सीटों पर जो चुनाव हुआ, जिसको हमने एक छिंदवाड़ा में भी देखा और दूसरी जगहों पर भी देखा, तो वो शहडोल में भी हमने देखा वोटिंग कम हुई है, सीधी में कम हुई है, तो वो इसका असर उसमें यही है। और मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं यही चार्ज करने की दृष्टि से आप कल्पना कर सकते हैं, इससे पहले पीले चावल लेकर के भी भाजपा कार्यकर्ता वोट देने के लिए घर पर गए हैं। और बिल्कुल सवेरे उठ करके, मतदान के दिन सवेरे उठ करके भाजपा कार्यकर्ता दस्तक दे देता था कि चलिए साहब वोट देने चलिए। वो इस बार कहीं ना कहीं इस बार भी थोड़ा तो कम दावा दिखा। तो इस बार भी उन्होंने किया था कि पार्टी के कार्यकर्ता सुबह 6 बजे घर से निकलेंगे, अपने वोटरों से संपर्क करेंगे और उनको पोलिंग केंद्र पर ले आएंगे। हाँ, निश्चित रूप से ये उनकी अपनी रणनीति है, और ये रणनीति उनकी आज की नहीं है, ये रणनीति पुरानी है। मगर अब सत्ता के साथ कह लीजिए, समय के साथ कह लीजिए, या हाईटेक चुनाव हो जाने के कारण कह लीजिए, तो वो जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा निचले स्तर पर शिथिल हुआ है। और टेक्निक का और लोगों से काम लेने का ये प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बनी है, वो समय निकल गया। शिवराज जी भी हाफ पैंट पहन करके नारे लिखा करते थे, दीवार पर वो नारे लिखते थे, पोस्टर में चिपकाई हैं शिवराज ने और आलोक शर्मा जी ने। तो वो समय अब निकल गया, जब कार्यकर्ता खुद जुटता था काम पर जाकर के। अब थोड़ा सा जरा हाईटेक किया गया, तो वो जो एक अप्रोच होती थी, डोर टू डोर वाली अप्रोच होती थी, उसमें थोड़ी सी कमी आई है। और मतदान प्रतिशत गिरने का कारण यही रहा है। कांग्रेस का वोटर तो थोड़ा बहुत निराश है ही, और भाजपा के वोटर में अति जो आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं ये मतदान का प्रतिशत कम है। और इसको सुधारने के लिए जो हाईकमान चिंतित हो रहा है, तो मैं समझता हूँ उम्मीद अब हमको की जाना चाहिए कि सेकंड फेज में थोड़ा बहुत सही, पहले फेज की तुलना में मतदान प्रतिशत थोड़ा बहुत सुधरेगा, ये अपन को उम्मीद की जानी चाहिए। जी। तो प्रभु जी, उम्मीद तो की जानी चाहिए, उम्मीद तो बहुत सारी थी, लेकिन क्या ये उम्मीदें पूरी हुई? और जो अमित शाह का जो दौरा है, क्या उसके बाद लग रहा है वोटिंग शेयर में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि कारण अब पिछली बार से तो इस दौर में हम देख रहे हैं गर्मी तेज हो गई है, हम देख रहे हैं कि शादियों के मुहूर्त कल भी हैं, लगातार हैं। देखिए मनोज जी, निश्चित तौर पर जो पहले चरण के में कम मतदान हुआ है, तो उससे भारतीय जनता पार्टी खासी चिंतित है। और निश्चित तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता इस बार मोटिवेट होकर काम करेंगे। और अमित शाह के आने का मतलब ही ये है कि जब ऊपर के नेताओं को वो कसेंगे, तो ऊपर के नेता अपने नीचे वालों को, वो अपने नीचे वालों को, नीचे तक की पूरी चेन जो लाइनअप रहेगी। और एक सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का शुरू से चला आ रहा है कि पोलिंग के दिन वो खुद ही पूछते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ कितनी पोलिंग हो गई है। बिल्कुल। वो जिलाध्यक्ष से पूछते हैं कि भाई पूरे जिले का आंकड़े बताओ। जिलाध्यक्ष जो है ब्लॉक अध्यक्षों से पूछता है, ब्लॉक अध्यक्ष मंडल से पूछता है, मंडल वाला बूथ कमेटी से पूछता है। ऐसे करके वो नीचे तक के पूरे एक चेन बनती है, वो रिपोर्ट लेते हैं घंटे की। तो निश्चित तौर पर पूरा सिस्टम ज़्यादा संजीदगी से एक्टिवेट किया जाएगा और पार्टी नज़र रखेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वोट डलाए जाएं। और आम आदमी जो मध्य प्रदेश का मतदाता है, शायद उसको भी ये भान होगा कि पिछले बार पहले चरण में क्या गलती हो गई है, तो इस बार खुद मतदाता ज़्यादा वोट देने जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। संभावना भी ऐसी है, क्योंकि ये एक तरीके से ये कहें कि आप लोकतंत्र पर अविश्वास का प्रतीक भी है कि आप यदि वोट कम हो रहा है तो, और वो कम से कम मध्य प्रदेश के लोग तो ऐसा नहीं चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर इस बार वोटिंग प्रतिशत अब बढ़ेगा, ग्रेजुअली आगे बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। और एक सही मुकाम पर पहुंचकर ठहर पाएगा, और जो पिछले चुनाव के वोटिंग प्रतिशत से ज़्यादा ही हो सकता है, ये संभावना है। लेकिन पूरा का पूरा खेल जो यहाँ पर वो है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। कांग्रेस को, भारतीय जनता पार्टी को मेहनत करनी है। कोई लक्ष्य इनका बड़ा है, कार्यकर्ताओं की टीम इनकी बड़ी है। और जो जिस तरीके से मुकेश नायक कह रहे थे कि वो जो 2 लाख आए हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, उन 2 लाख के आने के पहले के जो 20 लाख काम कर रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सब मिलकर टीम वर्क से काम करें और मतदाताओं को बाहर निकालें। क्योंकि यदि वोटर वोट डालने नहीं जाएगा तो आपका लक्ष्य के करीब आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसको गंभीरता से लेगी। अमित शाह का आने का मतलब ही यही है कि पूरी पार्टी को वो चार्ज करने वाले हैं, जो गलतियां उसको देख रहे होंगे उसको दूर करने के प्रबंध कराएंगे।
और संगठन भी अभी फ्री हो जाएगा। इस चरण के बाद बीडी शर्मा के क्षेत्र में वोटिंग हो जाएगी तो वो भी फ्री हो जाएंगे, तो निश्चित तौर पर वो भी इस पूरे मामले की कमान संभालेंगे। लेकिन जो पहले खबरें आ रही कि जो पहली बार के वोटर में बहुत ज़्यादा उत्साह रहता है, लेकिन जो वोटर हैं बन सकते थे उनमें से ऐसे कि 38% ने अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, कि उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया। तो ये भी एक चिंता का विषय होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कि अगर जो यूथ है जिससे बीजेपी को बड़ी उम्मीद है, मोदी हम देखते हैं परीक्षा पे उन पे बात करते हैं, तमाम तरह उनसे संवाद का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं, और अगर वो उदासीन है। देखिए मनोज जी, 2014 में यही यूथ वोटर है जो सोशल मीडिया पर नया नया आया था, वो जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ उसमें ज़्यादा आग होती है, आक्रोश होता है, वो वोटर बड़ी तेज़ी से निकला। बिल्कुल। और परिवर्तन मध्य प्रदेश में देखने को मिला था, सरकार जो है बीजेपी की आ गई। 2019 के चुनाव में एक राष्ट्रवाद का मुद्दा था, पाकिस्तान पर अटैक था। तो भारत पाकिस्तान का ऐसा मुद्दा है कि सोते आदमी को भी कह दो कि हमने पाकिस्तान को तो थप्पड़ मार दिए तो खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगेगा। बोर्डिंग लगे थे, घर में घुस के मारा है। तो निश्चित तौर पर जो है उसका एक असर खासा रहा कि जिसका ये प्रभाव इस चुनाव में ऐसा कोई प्रभावी मुद्दा नहीं है। राम मंदिर मुद्दा तब तक था जब तक मंदिर नहीं बना था। बिल्कुल। राम मंदिर आज है, आस्था का प्रतीक है। अब आदमी उतनी गंभीरता से नहीं, मंदिर तो बन चुका है, अब लोगों को ये भरोसा है, अब मंदिर तो बन गया, अब 1000 साल तक उसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। कोर्ट ने बनवाया, सुप्रीम कोर्ट ने, तो मंदिर तो बन चुका है। भले बीजेपी सरकार के राज में बना हो, श्रेय बीजेपी को जाएगा, लेकिन मंदिर अब मिटाया नहीं जा सकता है। तो वो जो आग थी, जो मंदिर की धार्मिक उबाल, वो अब वो नहीं है। और निश्चित तौर पर ऐसा कोई गंभीर मुद्दा नहीं है जो लोगों को बहुत ज्यादा, इसलिए मथुरा की बात आने लगी चुनाव में, मतदान केंद्र की तरफ घसीटे खींचे, वैसी कोई स्थिति अभी नहीं है। तो इसमें बस प्रेरित करने का काम जो कुछ भी हो कार्यकर्ताओं के आधार पर ही है कि कार्यकर्ता ही लोगों को घर घर जाकर निकालें। चाचा जी वोट डालने चाहिए, भैया जी वोट डालने जाइए, चाची जी वोट डालने चलिए, आपने वोट डाला कि नहीं डाला। वो जो एजेंट बैठे हैं वो देख कर लोगों को कि इस घर के लोग नहीं आए, तो इस तरीके से अब वोट बढ़ाए जा सकते हैं। वही तरीका बीजेपी अपनाती हुई दिखाई देगी। और हम भी अपील करेंगे हमारे तमाम सारे दर्शकों को कि सब काम छोड़ के सबसे पहले कल मतदान करें और इस महायज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें। बहरहाल वक्त इतना ही था, बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित तौर पर मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन चिंता की सबसे बड़ी बात है कि वोटिंग कम क्यों हो रही है, क्योंकि मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। 2 चुनाव हमने देखे हैं, अच्छी खासी वोटिंग हुई थी, और अगर इस बार वोटिंग का शेयर गिर रहा है, पहले ये अच्छी एक बात है कि बीजेपी ने पहले दौर में इसको समझ लिया है और आगे वोटिंग का शेयर बढ़ता जाए, परसेंटेज बढ़ता जाए, इसके लिए अभी से उसने चिंता शुरू कर दी है। लेकिन उम्मीद की जाना चाहिए, कांग्रेस भी इस पर चिंता जताए, क्योंकि वोटर को निकालना सबका दायित्व, वोट करना सबका दायित्व। उसको इस नज़रिए से न दिखा जाए कि वो बीजेपी का वोटर है कि वो कांग्रेस का वोटर है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।